बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग जो पीछे जो चैप्टर पढ़े हुए थे उसका नेक्स्ट पार्ट है ये वीडियो का। ये पार्ट नंबर 2 है। किसका पार्ट नंबर 2 है? जो चैप्टर 2 हम लोग पढ़े थे ना, तो इससे पहले जो पार्ट हम लोग 1 किए थे, इसका पार्ट 2 करने का कारण ये था क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा था। इसके वजह देखिए, अगर एक चैप्टर में अगर एक वीडियो में पूरा अगर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा और काफ़ी लंबा वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा और आप लोग बोर हो जाओगे और सो जाओगे। जिसके वजह से इस वीडियो को काट करके 2 वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो नंबर का चैप्टर 2 का पार्ट ये 2 है। चलिए शुरू करते हैं। जो हम लोग कल जो पढ़े हुए थे, कल जो हम लोग का लास्ट टॉपिक था वो क्या था? गठबंधन की सरकार। कल लास्ट था गठबंधन की सरकार। उससे आज आगे चैप्टर देखते टॉपिक से। अब जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ना है ना बुआ, वो है भाषा नीति। क्या है हीरो? अगला टॉपिक है भाषा नीति। देखते हैं भाषा नीति क्या होता है। ठीक, देखिए इसी के शब्द में कल बताए हुए थे आपको, जो हम टॉपिक लिखते हैं टॉपिक के अंदर में उसका पूरा डिफिनेशन होता है। इसमें पहला देखिए, पहला जो शब्द लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? भाषा। यानी कि जिस भाषा का प्रयोग हम लोग बोल चाल अपने आपस में एक दूसरे से बात करने में करते हैं वही क्या है? भाषा है। और यहाँ पे नीति, नीति मतलब क्या होता है? कानून। क्या होता है बुआ? कानून। यानी कि जब कभी भाषा के ऊपर में कोई नीति का निर्माण किया जाता है, कोई नीति बनाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा नीति। क्या बोलते हैं? भाषा नीति। देखिए भाषा के आधार पर अगर हम देखें अपने पूरे भारत को, हमारे पूरे भारत में लगभग अगर देखा जाए हम लोग तो लगभग 750 से भी कितना बुआ? 750 से भी अधिक भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती है। कितनी भाषा है? 750 से भी अधिक भाषा हमारे भारत में बोली जाती है। लेकिन जो हमारे संविधान में जो भाषा जो बनाया गया है, जो भाषा का जो दर्जा मिला हुआ है, 750 में से मात्र 22 ऐसे भाषा है जिसको हमारे संविधान के अंदर में मान्यता मिला हुआ है। ठीक है बुआ, हमारे संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता मिला हुआ है? मात्र 22 भाषाओं को। अब ये 22 भाषा को जो मान्यता हमारे संविधान के अंदर में मिला हुआ है, ये 22 भाषा ही संवैधानिक भाषा कहलाती है। ठीक है, इस 750 में अगर जितनी भाषा है 750, अगर उसके ऊपर में अगर कुछ भी अगर बनाया जाए, कोई भी कानून वगैरह बनाया जाए तो उसको हम लोग भाषा नीति नहीं बोलेंगे। भाषा नीति के अंतर्गत कौन आएगा? ये 22 भाषा जिसको हमारे संविधान में मान्यता मिली हुई है, उसके ऊपर में अगर कुछ भी अगर फेरबदल अगर की जाती है, बदलाव उसमें अगर किया जाता है तो भाषा नीति के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए हमारे भारत में, हमारे संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, कितना बताना है? 22 भाषा है। कितना है? 22 है। अब ये जो 22 भाषा है उसको मान्यता प्राप्त है। अब क्या होता है हमारे भारत के अंदर में बुआ, जब शुरू में जब हमारा भारत आजाद हुआ था ना, उस टाइम में हमारे भारत के अंदर में बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं थी और भाषा के आधार पे उस समय कोई राज्य वगैरह नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे हमारे भारत आजाद होता है बाबू 1947 के अंदर में, ये क्या हुआ? हमारे भारत का मानचित्र है। ये हमारे भारत है। हमारे भारत जब 1947 में, कभी रो 1947 में जैसे हमारे भारत आज़ाद होती है, उस समय क्या था?
हमारे भारत में बहुत सारे राजा हुआ करते थे। उस राजा के टाइम में सब भारत को एक साथ जोड़ा गया। जैसे जोड़ा जाता है हमारे पूरे भारत को, उस समय भारत के अंदर में मात्र 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य। 14 राज्य थे, 14 राज्य बन गए। उसके पश्चात क्या होती है, एक यहाँ पे राज था, यहाँ पे एक राज था जिसको हम लोग उस समय, जो ये राज था उसको हम लोग कुछ यहाँ पे अलग राज था। यहाँ पे लगभग 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। एक भाषा थी तमिल और एक भाषा थी तेलुगु। तमिल और तेलुगु भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन यहीं पे एक छोटा सा जगह है जो अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के अंदर में एक वहाँ की नेता थी जो कांग्रेस पार्टी का नेता था। उस नेता का नाम तब हुआ श्री रामुलु पुट्टू। उस व्यक्ति का क्या नाम था? श्री रामुलु पुट्टू, जो तमिलनाडु अभी वर्तमान में, सॉरी, जो आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान पड़ता है, वहाँ के जो व्यक्ति थे श्री रामुलु पुट्टू, ये कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे। ये बोलते हैं, सुनो, तुम्हारा जितने भी भारत है तो अलग, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो तमिल और तेलुगु भाषा है इसको आप अलग अलग कर दो। अलग अलग किया जाए तो यहाँ के जितने भी क्षेत्र में है, अगर मान लो अगर तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं, अगर उसको हम यहाँ से हटा रहे हैं तो क्या वो लोग आसानी से चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो बस इसी की वजह से बोला गया कि आप भाषा के आधार पर जितनी भी भाषा जो बोली जाती है उस क्षेत्र में, उसके आधार पर आप इधर राज्य बना दीजिए। और कौन सी भाषा? हमारी जो तमिल भाषा है, तमिल भाषा के आधार पे हमारा किधर आंध्र प्रदेश, सॉरी, तेलुगु भाषा के आधार पे आप यहाँ पे हमारा एक राज्य बना दीजिए जिसका नाम रहेगा क्या? आंध्र प्रदेश। क्या नाम होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक राज्य बना दीजिए तेलुगु भाषा के आधार पे। लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनती है? बोला जाता कि अगर भाषा के आधार पे अगर तुम्हारे राज्य का अगर हम निर्माण कर देंगे तो हो सकता है जितने भी हमारे देश के अंदर में जितनी भाषा के आधार पे क्षेत्र बटा हुआ है, वो लोग क्या बोलेंगे, हमें भाषा के आधार पे अलग बना दीजिए। सरकार इनकी बातों को, श्री रामुलु पुट्टू की बातों को नहीं मानती है। जैसे सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो श्री रामुलु पुट्टू नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद में क्या होती है कि भूख हड़ताल के ऊपर में ये बैठ जाते हैं। क्यों? चलो, उसके बाद क्या होती है, भूख हड़ताल पे श्री रामुलु पुट्टू बैठ जाते हैं। जैसे श्री रामुलु पुट्टू भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, जैसे इस बात को सरकार को पता चलता है, सरकार इसके ऊपर में कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन नहीं लेने का यहाँ पे कारण ये था, अगर हम उनके बातों पर अगर मान कर एक्शन ले ले और उनकी जो बात है कि अलग राज्य का गठन कर दिया जाए, ये काफ़ी गलत होगी। तो उसी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, उस समय के अंदर में बोला था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन श्री रामुलु पुट्टू लगातार भूख हड़ताल बैठे थे, खाना वगैरह सब छोड़ दिए। ये खाना वगैरह छोड़े छोड़े इनको हो गया टाइम 56 दिन। कितना दिन? 56 दिन। 56 दिन के बाद में क्या होती है, श्री रामुलु पुट्टू की मृत्यु हो जाती है। जैसे उनकी मृत्यु होती है, यहाँ पे पूरा जितने भी लोग थे एकदम दंगा करना शुरू करते हैं कि ये जो हमारी सरकार है, वो सरकार तो एकदम बहुत अत्याचारी है, जो हमारे नेता की बातों को नहीं सुन रहे। उसके पश्चात क्या होता है, वहाँ पे मृत्यु होने के बाद में यहाँ के लोग आंदोलन करने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो सरकार के अंदर में, जो दिल्ली के अंदर में जो हमारे नेता लोग बैठे थे, वो विचार करते क्या किया जाए, आखिर क्या किया जाए ताकि वहाँ के दंगा को हम आसानी से शांत कर सके। जैसे बात चलता है क्या किया जाए, तो होता है कि ठीक है, इसको हम अलग एक राज्य बनाते हैं। तो उसी समय में सबसे पहले हमारे भारत के अंदर में 1953 में, कब हुआ? 1953 में एक राज्य बनाया जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को
भाषा के आधार पे, जो हमारे तेलुगु भाषा है, भाषा के आधार पे एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है कि लो जाओ तुम आराम से जियो। जैसे भाषा के आधार पर सबसे पहले एक आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है, बाकी जितने भी राज्य थे सब राज्य हल्ला करने लगते हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमारे क्षेत्र में भी जितनी भी भाषा बोली जाती है उसको आप अलग अलग कर दीजिए और उसको एक अलग राज्य बना दीजिए। ठीक, तो उस समय क्या होती है, सरकार को लगता है नहीं ये काफी गलत हो रहा है। अब क्यों? क्योंकि भाषा के आधार पर हम राज्य का गठन कर रहे हैं। सरकार को लगता है गलत हो रहा है तो सरकार उस समय एक कमेटी बैठाती है, उस कमेटी को बोला जाता है आप जांच कीजिए कि क्या ये जो हम कर रहे हैं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन वो सही है। ठीक, तो उसी समय में एक कमेटी जो बनाई जाती है, कमेटी को बोला जाता है कि आप चेक करके लाइए। उस कमेटी का नाम रखा जाता है बुआ, उस कमेटी का नाम रखा जाता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग को 1953 में गठित किया जाता है। कब किया जाता है? 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग का एक गठन होता है। इसको बोला जाता है, इस पूरे संगठन को, कि आप पता कीजिए पूरे भारत में घूम करके कि हमको भारत भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करना यानी नए नए राज्य का निर्माण करना सही है या फिर गलत है। तो ये जो फजल अली आयोग है वो अपना रिपोर्ट लेकर आती है, पूरे भारत में घूमने के पश्चात ये अपना एक रिपोर्ट लाती है। ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 1956 में। कब करती है? 1956 में। और इस रिपोर्ट के अंदर में लिखा जाता है कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। जैसे फजल अली आयोग यह रिपोर्ट देती है, उसके बाद क्या होता है, फटाफट भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना शुरू किया जाता है। और यहीं पे एक राज्य था जिसको हम लोग उस समय मद्रास के नाम से जानते थे। क्या नाम था वो? मद्रास। ये जो पूरा क्षेत्र था इसको हम लोग उस समय मद्रास के नाम से जानते थे। मद्रास को क्या किया जाता है, 1960 के बीच में यहाँ से तोड़ करके एक इसको बना दिया जाता है अलग, गुजरात। क्या? गुजरात। और यहाँ पे एक अलग बना दिया जाता है जिसको बोला जाता है मुंबई। मुंबई, दोनों को अलग अलग राज्य का दर्जा उसको दे दिया जाता है। ये कब होता है? 1960 में। कब होता है बाबू? 1960 में। आपसे पूछा जाएगा गुजरात राज्य की स्थापना कब होता है? 1960 में। मुंबई की स्थापना कब होता है? 1960 के अंदर में। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या होता है, जितने भी अलग अलग राज्य क्षेत्र से उस राज्य को भाषा, जितने भी अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती थी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना शुरू करते हैं। इस पूरे टॉपिक से आपको बस ये याद रखना है, हमारे भारत में संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। जो हमारे भारत के अंदर में सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। कब किया गया? 1953 में। 1953 में जैसे आंध्र प्रदेश गठन कर दिया जाता है, पूरे भारत में जांच करने के लिए कमेटी बैठाई जाती है। उस कमेटी का नाम क्या रखा जाता है? फजल अली आयोग। जैसे वो आयोग ने 1953 में उसका गठन होता है, ये अपना रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत करते हैं और उसमें बताते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही है, कोई गलत नहीं है। उसके बाद से क्या होती है, राज्यों का गठन करना उन्हें भाषा के आधार पर शुरू हो जाता है। और जो सबसे पहले फिर दूसरा बार बनाया गया था गुजरात को 1960 में और मुंबई को 1960 में। ये 60 लिखा हुआ है, 60। ठीक, भाषा नीति आप समझे होंगे। जब कभी भाषा के आधार पे नए नियम बनाए जाते हैं, नियम में भाषा के ऊपर में कोई बदलाव किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भाषा नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? भाषा नीति बोलते हैं। जो अगला हम लोग का टॉपिक पढ़ने का है वो है वैध शासन। क्या है? वैध शासन। वैध शासन क्या होता है आप लोग जानते हैं? वैध क्या होता है? वैध, ये जो यहाँ पे वैध लिखा हुआ है क्या होता है? हाँ लोग मन में आएगा सर
कुछ दिन पहले हम देखे थे, एक सीरियल देख रहे थे, उसमें जब एक व्यक्ति का तबीयत खराब होता है, वो बोलता है अपने दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि तुम जाओ जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाओ। याद आया? वैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ वैद्य। वैद्य मतलब क्या होता है? डॉक्टर? नो। उस वैद्य मतलब ये डॉक्टर होता है वो अलग है, लेकिन ये वैद्य अलग है। वैद्य यहाँ पे वैद्य का मतलब है सही। क्या हुआ? सही या लीगल। ठीक। अब क्या है, वैध शासन यानी सही शासन क्या हमारे भारत में किया जाता है? चलिए कहानी सुनते हैं। जैसा समझिए, ये हम लोग का क्लासरूम है। क्या हुआ? क्लासरूम है। इस क्लासरूम के अंदर में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। क्या है हीरो? बहुत सारे बच्चे इस क्लासरूम के अंदर में बैठे हैं। इतने सारे बच्चे बैठ गए। अब हम सोचे कि अगर हम किसी दिन क्लास नहीं आए, उस दिन पूरे क्लास का संचालन कौन करेगा? तो बच्चे लोगों ने बताया सर आप क्या कीजिए ना, एक मॉनिटर का, इसी में से एक मॉनिटर का चुनाव कर दीजिए। मॉनिटर जो आपके अनुपस्थिति में पूरे क्लास को देख रेख करने का काम करेंगे। हम सोचे अच्छा बात है, एक मॉनिटर को पूरे क्लास से चुनाव कर देते हैं। हम मॉनिटर को चुनाव किए, हम उसी बच्चे का चुनाव किए जो हमको अच्छा लगा अपने मन से। हम यहाँ से एक बच्चे को उठाए और बोले ये कल से मॉनिटर बन जाएगा। और जितने बच्चे क्लास में थे सब बच्चे बोलने लगे सर आप जिसको बनाए ना खास वो आपका अपना आदमी है, इसी वजह से आप उसको बनाए, ये आप गलत किए हैं। सब बच्चों ने इस जिसको मॉनिटर बनाया था उसका विरोध करना शुरू कर दिया। सर ने गलत किए हैं, सर अपने बच्चे को मॉनिटर बनाए, जो सबसे अच्छा है ये वो है। ठीक। सब बच्चे ने ऐसा बोलने लगे। जैसा सही बच्चे ऐसा बात बोलने लगे, उस समय क्या हुआ, हमें लगा कि हम गलत किए। अब हम बोले कि ठीक है बुआ, हम इस मॉनिटर को यहाँ से हटा देते हैं। हटाते हैं। अब क्या होता है, आप लोग चुनाव करो, आपकी जितनी क्लास है किसको मॉनिटर आप चाहते हैं। ठीक। तो हुआ कि ठीक है सर आप इस तीन को खड़ा कीजिए, इस तीनों में से हम चुनाव करेंगे कि किसको मॉनिटर बनाएंगे। जिसको सबसे अधिक बहुमत होगा वही हमारे क्लास का मॉनिटर बनेगा। ठीक। उसके बाद क्या होती है, हम इस तीनों बच्चे को क्लास के अंदर में चुनाव में खड़ा किए कि आप लोग चुनाव करना है कि इस तीनों में से कौन हमारे क्लास का मॉनिटर बनेगा। अब जैसे आप लोग वोट दिए, चुनाव किए, तो हुआ कि इसको ये चुनाव में जीत गया और सबसे अधिक जो वोट मिला तो इसी को मिल गया। ठीक। अब आप लोग जब भी बोलिएगा कि सर आप ये गलत किए, तो बोलेंगे नहीं ये गलत नहीं हुआ है, तुम लोगों ने ही इस बच्चे का चुनाव किया है। ठीक। और उसके बाद से ये क्या इतना बड़े क्लास का मॉनिटर बन जाते। तो फिर अब बताइए क्या आप लोग इस बच्चे का विरोध करेंगे? नहीं करोगे ना। वही होता है वैध शासन। क्या होता है? वैध शासन। जब कभी किसी देश के अंदर में सही तरीके से सरकार का चुनाव किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैध शासन व्यवस्था। क्या बोलते हैं बाबू? वैध शासन व्यवस्था। याद रहेगा। अगर आपसे पूछा था वैध शासन व्यवस्था क्या होता है, तो बताना है किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश के अंदर में जब सरकार के चुनाव पूरे एकदम लीगल तरीके से, सही तरीके से किया जाता है, सभी लोगों की राय से किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैध शासन व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है राजनीतिक दल। क्या है हीरो? राजनीतिक दल। देखते हैं हम लोग आखिर ये जो राजनीतिक दल होता है वो क्या होता है। राजनीतिक दल आप लोग हमेशा देखे होंगे बाबू, जब भी चुनाव का समय आता है आप लोग खूब रैली में घूमते हैं, मिठाई उठाई खाते हैं, नेता का बहुत प्रचार करते हैं, नेता जिंदाबाद कुछ नारा भी लगाते हैं। वही जो नेता होते हैं, जो घूसखोर होते हैं, जो जलेबी खोर होते हैं, क्या होते हैं? जलेबी खोर, मिठाई खोर, जितना ही बोल लीजिए, वही सब जो पूरे नेता लोग जो जब चुनाव में जाकर घूमते हैं और वोट मांगते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल। बट ये क्या है? गलत परिभाषा है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए
राजनीतिक दल क्या होता है, तो बताना है कोई ऐसा संगठन बाबू, कोई ऐसा संगठन जो संगठन वैध हो यानी सही हो, और वो संगठन क्या करे, वो जो संगठन है वो काम करने वाले उसके अंदर में जितने भी लोग हैं उस सबका विचारधारा क्या हीरो, सबका विचारधारा जो होगा ना, विचारधारा उस संगठन के अंदर में जितने भी लोग हैं सबको काम करने का विचारधारा एक होगा। क्या होगा बुआ, एक होगा। यानी कि एक ऐसा संगठन, उस संगठन के अंदर में जितने भी लोग काम करने वाले हैं सबका विचारधारा एक ही तरह का हो, सबका विचारधारा एक ही तरह का हो, और उस विचारधारा के ऊपर में वो पूरे लोग काम करें। और उसका प्रयास क्या होगा, उसका जो प्रयास होगा क्या होगा बाबू, प्रयास उस सरकार के अंदर में जाना, क्या जाना, सरकार के अंदर में जाना और सत्ता को प्राप्त करना। क्या करना, सत्ता को प्राप्त करना। यही मुख्य उद्देश्य होता है राजनीतिक दलों का। एक ऐसा संगठन होगा, उस संगठन के अंदर में जितने भी लोग होंगे सबका विचारधारा एक होगा, और उसका विचारधारा एक होने के बावजूद उसका प्रयास ये होता है सरकार में जाना और जितने भी सत्ता है सत्ता को प्राप्त करना, और उस सरकार, उस देश का पूरी अच्छी तरह से संचालन करना। उसे हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं। इतना बड़ा याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना है, राजनीतिक दल हम एक ऐसे समूह को कहते हैं या ऐसे संगठित संगठन को कहते हैं, उस संगठन के अंदर भी जितने भी लोग काम करने वाले हैं सबका विचारधारा एक हो, और उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकार में जाकर के सत्ता प्राप्त करना और चुनाव लड़ने का प्रयास करना। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, राजनीतिक दल बोलते हैं। जो अगला टॉपिक है बाबू ना, वो है स्थानीय स्वशासन। क्या है हीरो, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन अगला टॉपिक है। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, बस इतना याद रखना है, किसी भी गांव के अंदर में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो लोग क्या करें, अपना जो काम है, गांव के अंदर में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो लोग अपना काम स्वयं कर ले। क्या करे, अपना काम स्वयं कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन। यानी कि उस क्षेत्र का खुद का स्वशासन, यानी अपने ऊपर में शासन कर लेने वाला हो। ठीक, अगर आपसे पूछे स्थानीय स्वशासन क्या होता है, तो किसी भी क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग जब अपना काम स्वयं कर ले, वहाँ की गली का निर्माण करना, गली के अंदर में जो रोड बनाना है, क्या करना है, रोड बनाना है या नाला बनाना है, इस सब का काम वो लोग खुद कर ले, किसी भी पार्टी या किसी भी नेता को नहीं बोले। वही क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। ठीक, अगला टॉपिक है जो हमको देखना है, पंचायती राज। क्या देखना है, पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है, तो बस याद रखना है, गांव लेवल के ऊपर में, कहाँ पे, ग्राम लेवल के ऊपर में, ग्राम लेवल पे जब शासन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं। जब कभी ग्राम यानी छोटे गांव के ऊपर में वहां पे शासन चलाने का काम किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं। ठीक, पंचायती राज का जो गठन हुआ था हमारे भारत के अंदर में, वो 73वां संविधान संशोधन में हुआ। कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब होता है, ये होता है 1992 में। कब होता है बाबू, 1992 में। उसके पश्चात क्या होता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश के अंदर में जितने भी गांव थे, हर एक गांव के अंदर में
लागू कर दिया जाता है, हर एक राज्य के अंदर में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है वो है, एक व्यक्ति थे बाबू जो ये सरकार का गठन किया था ना, सरकार को गठन करने में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बलवंत राय। क्या नाम था हीरो? बलवंत राय। बलवंत राय, बलवंत राय जी एक व्यक्ति थे जिनका क्या किया जाता है, जिनसे पूछा जाता है आप बताइए हमारे गांव के अंदर में कितने लेवल का सरकार होना चाहिए, यानी छोटे लेवल पे कितने लेवल का सरकार होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रधान किया था, यानी उन्होंने सुझाव दिए थे। बलवंत राय मेहता, पूरा नाम इनको बोलेंगे मेहता। इन्होंने शासन का त्रिस्तरीय बीमा के लिए बोले हुए थे, त्रिस्तरीय शासन या सरकार। आपसे पूछा जाए त्रिस्तरीय शासन या सरकार का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। इन्होंने बोले थे बुआ कि सरकार जो होना चाहिए ना 3 लेवल पे होना चाहिए। कितने लेवल पे होना चाहिए हीरो? 3 लेवल पे। जो पहला सरकार गांव के अंदर में होना चाहिए ना वो होगा ग्राम पंचायत। क्या होगा बाबू? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो सबसे नीचे लेवल पे होते हैं, उसके बाद होना चाहिए हमारे भारत में होना चाहिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। पंचायत समिति। उसके बाद में होना चाहिए जिला परिषद। क्या होना चाहिए हीरो? जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय शासन का स्वरूप का किसने सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता जी ने। अब देखिएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्या होता है। ठीक, ग्राम पंचायत में आप याद रखिएगा, ग्राम पंचायत वहीं पे बनेगा जहाँ की आबादी 7,000 से अधिक हो। कितना हो? कम से कम वहाँ की आबादी 7,000 से अधिक होना चाहिए। 7,000 आबादी हो, उस एक ग्राम पंचायत के अंदर में कम से कम 10 से लेकर के कितना हुआ? 15 से लेकर के 15 या 16 वार्ड हो। 15 या 16 वार्ड होगा। दूसरा, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा ना, प्रधान कौन होगा? मुखिया होगा। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा बाबू? मुखिया होगा। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होगा। उसके बाद जो यहाँ की 50% जो होगा ना, ग्राम पंचायत के अंदर में जितने भी महिला लोग खड़ा होगी, कौन? महिला। महिला को यानी औरतों को 50% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, उसके बाद में क्या है? पंचायती राज के टोटल 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं हीरो? 6 अंग होते हैं। अगर आपसे पूछे पंचायती राज के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। वो 6 अंग जो होते हैं ना, कौन कौन होते हैं? 6 अंग में होते हैं सबसे पहले मुखिया, एक अंग होता है मुखिया। उसके बाद होता है, मुखिया के बाद होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा, उसके बाद में होता है, ग्राम सभा के बाद में होता है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल। इसके बाद में होता है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी। इसके पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात होता है, सॉरी हाँ इतना ही होता है, 4 ही अंग होता है। अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं? अंग 4 होते हैं। कितने होते हैं?
4 होते हैं। पहला क्या होता है? मुखिया होता है। दूसरा क्या होता है? ग्राम सभा होता है। तीसरा क्या होता है? ग्राम रक्षा दल होती है। चौथा क्या होता है? ग्राम कचहरी होता है। ठीक है। और अब सोचिए मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है हीरो? वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और मुखिया को हम लोग 5 वर्ष के अंदर ही, अगर मुखिया सही तरह से अगर काम नहीं कर रही है तो उसको हम लोग हटा भी सकते हैं। मुखिया को 5 सालों के अंदर ही हटा भी सकते हैं। कैसे? उस गांव के अंदर में जितने भी लोग हैं उसका 75% लोगों का वोट जब अपने अगर ले ले, सिग्नेचर करवा ले कि आप बोलिए कि सही नहीं है, 75% लोग अगर राजी हो जाए कि मुखिया हमारे गलत है, तो फिर क्या होगा? मुखिया को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। अगला होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति याद रखना, हमेशा पंचायत समिति वही होगा जहाँ की आबादी कम से कम 5,000 हो। कितना हो? वहाँ की आबादी 5,000 हो। आबादी वहाँ की 5,000 हो। उसके पश्चात इनका जो कार्यकाल होगा ना, कितने वर्षों का होगा? 5 वर्षों का होगा। कार्यकाल, कार्य कितने वर्षों का होगा? 5 वर्षों का होगा। जो यहाँ के प्रधान होंगे ना, प्रधान, किसको हम लोग बोलते हैं? प्रधान को प्रमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमुख। दूसरा, जो इनके अंदर में पंचायत समिति के अंदर में जो काम करते हैं वो बीडीओ करते हैं। कौन करते हैं? बीडीओ। बीडीओ बाबू जो बीपीएससी एग्जाम के द्वारा क्वालिफाई होकर के बीडीओ ऑफिसर बनते हैं। किसके अंदर वो काम करेंगे? पंचायत समिति के अंदर काम करते हैं। ठीक है। अगला होता है जिला परिषद। याद रखना, जिला परिषद कहाँ बनेगा? जहां आबादी कितना हो? आबादी 50,000 से अधिक। कितना बाबू? 50,000 से अधिक। दूसरा, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल वो होता है 5 वर्षों का। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। याद रहेगा। ये थे ग्राम स्तर पे। कौन से स्तर पे? ग्राम स्तर पे। अब हम लोग देखते हैं नगर स्तर पे। ये थे ग्राम स्तर पे सरकार का बंटवारा। अगला देखते हैं हम लोग नगर स्तर पे। मार्कर का इंक खत्म हो गया है। नगर स्तर पे, नगर स्तर पे बाबू अलग अलग प्रकार से सरकार होती है। जो पहला जो सबसे लो लेवल की सरकार होती है ना, उसको बोलते हैं नगर पंचायत। क्या बोलते हैं? नगर पंचायत, जो सबसे लो लेवल होती है। उसके बाद में होता है नगर परिषद। क्या होता है? नगर परिषद। इसके बाद में जो होती है, जो सबसे बड़े लेवल होती है नगर निगम। कौन सा होता है? नगर निगम। ये 3 लेवल पे शहरी स्तर पे होता है। ये गांव में नहीं होकर के कहाँ बल्कि होता है शहर में होता है। लेकिन याद रखना, ग्राम पंचायत कहाँ बनेगा? जहाँ की आबादी हो, जहाँ का 75% लोग कृषि कार्य में, कृषि कार्य में संलग्न नहीं हो, संलग्न नहीं हो। यानी कि कोई ऑफिस में काम करते हो या कोई बड़े बड़े अलग अलग फैक्ट्री वगैरह में काम करते हो, यानी कृषि कार्य में संलग्न नहीं हो। कितना? 75% लोग। वहां से बनना शुरू होता है ग्राम लेवल के अंदर में। सबसे छोटे लेवल का होता है ग्राम पंचायत। उसके थोड़ा बड़ा लेवल हो, न ज्यादा बड़ा हो न ज्यादा छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं? नगर परिषद। और जो सबसे बड़ा शहर हो उसको क्या बोलते हैं? नगर निगम। अपने बिहार के अंदर में जो पहला नगर निगम बनाया जाता है वो पटना को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? पटना को। अपने बिहार में सबसे पहले किस शहर को नगर निगम बनाया गया? पटना को नगर निगम बनाया जाता है। इसके बाद वो है हमारे पूरे जो चैप्टर है, जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 जो था सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, वो होता है समाप्त। क्या हो गया? द इंड। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ठीक है।
अब हम लोग कल से देखते हैं अगला जो चैप्टर चैप्टर 3 है। चलिए आप लोग ऐसे ही पढ़ाई अपना करते रहिए, और आपको क्या क्या कमी लग रहा है इस क्लास के अंदर में वो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पे सुधार कीजिए, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। एक बार आप ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई को ऐसे ही करते रहिए। जय हिंद बच्चों।